हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, जोहार, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, अस्सलामो अलैकुम, आदाब। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आज है 7 दिसंबर 2024, दिन शनिवार, बांग्ला 21 आघन, और आज हम हर रोज की तरह फिर से हाजिर हैं झारखंड के तमाम छोटी बड़ी खबरों के साथ। इससे पहले अभी तक आपने B2B न्यूज झारखंड न्यूज चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि झारखंड में होने वाली तमाम छोटी बड़ी खबरों से खुद को अपडेट रहें और जानकारी से अवगत हो सकें। तो चलिए बात करते हैं, आज के तमाम छोटी बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। हेमंत सरकार में विभाग का हुआ बंटवारा, इरफान को स्वास्थ्य तो दीपिका को ग्रामीण विकास। झारखंड में हेमंत सरकार के मंत्रिमंडल का विस्तार होने के साथ ही विभागों का भी बंटवारा हो गया है। शुक्रवार को इससे संबंधित पत्राचार जारी किया गया है। किन्हें मिला कौन सा विभाग, चलिए जानते हैं। हेमंत सोरेन को कार्मिक प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग, गृह कारा सहित विभाग, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण विभाग, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, संसदीय कार्य छोड़कर इसके अतिरिक्त सारे विभाग जो अन्य मंत्रियों को आवंटित नहीं है। राधा कृष्ण किशोर को वित्त विभाग, वाणिज्य कर विभाग, योजना एवं विकास विभाग, संसदीय कार्य विभाग। दीपक बिरुआ को राजस्व निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, परिवहन विभाग। चमरा लिंडा को अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण, अल्पसंख्यक कल्याण को छोड़कर विभाग। संजय प्रसाद यादव को श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग, उद्योग विभाग। रामदास सोरेन को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, निबंधन विभाग। इरफान अंसारी को स्वास्थ्य चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग, खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, आपदा प्रबंधन विभाग। हफीजुल हसन को जल संसाधन विभाग, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग। दीपिका पांडे सिंह को ग्रामीण विकास विभाग, ग्रामीण कार्य विभाग, पंचायती राज विभाग। योगेंद्र प्रसाद को पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, उत्पाद एवं मद्य निषेध विभाग। सुदिव्य कुमार को नगर विकास एवं आवास विभाग, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग। और शिल्पी नेहा तिर्की कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग। झारखंड में 8वें दिन भी बंगाल से आलू की सप्लाई पर रोक, उत्तर प्रदेश से मिली राहत। झारखंड में 8वें दिन भी पश्चिम बंगाल से आलू की सप्लाई पर रोक जारी है। इसके बावजूद उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई बढ़ने से झारखंड की जनता को थोड़ी राहत मिली है। रांची की थोक मंडी में आलू के दाम 3 रुपये तक कम हुए हैं, लेकिन खुदरा बाजार में आलू की कीमत 40 रुपये प्रति किलो बनी हुई है। गुरुवार को रांची के थोक बाजार में उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद से 30 ट्रक आलू पहुंचे। इससे थोक बाजार में आलू के दाम 3 रुपये तक गिर गए हैं। आलू प्याज थोक विक्रेता संघ के अध्यक्ष मदन कुमार ने कहा कि उत्तर प्रदेश से आलू की सप्लाई बढ़ने से बाजार में स्थिति सुधर रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने पिछले 8 दिनों से झारखंड समेत अन्य राज्यों में आलू की सप्लाई पर रोक लगा दी है। यह कदम ममता बनर्जी सरकार ने आलू की कीमतों को काबू में रखने के लिए उठाया है। इस दौरान झारखंड की सीमा पर आलू लदी ट्रकों को रोका जा रहा है और उन्हें वापस बंगाल भेज दिया जा रहा है। डीबूडीह चेकपोस्ट पर हर ट्रक की जांच की जा रही है। उत्तर प्रदेश से आयात से राहत। हालांकि बंगाल का आलू स्वाद में बेहतर माना जाता है, लेकिन उसकी कमी को पूरा करने के लिए उत्तर प्रदेश से आलू मंगाए जा रहे हैं। धनबाद के बड़े व्यापारी बताते हैं कि बंगाल से आलू की सप्लाई बंद होने से बाजार में ज्यादा असर नहीं पड़ा है। हालांकि कीमतें 2 से 5 रुपये तक ज्यादा हो सकती हैं। इस स्थिति में रांची के थोक बाजार में स्थिति सुधर रही है, लेकिन खुदरा बाजार में आलू की कीमतें अभी भी ऊंची बनी हुई हैं, जिससे उपभोक्ताओं को राहत मिलने की उम्मीद है। रांची समेत कई जिलों में 7 से 9 दिसंबर तक भारी बारिश का अलर्ट। झारखंड में मौसम ने अचानक करवट ली है। जहां पिछले 24 घंटों में रांची और अन्य जिलों में तेज धूप और गर्मी का सामना किया गया, वहीं अब पश्चिमी विक्षोभ का असर राज्य में दिखने वाला है। मौसम विभाग के अनुसार 7 से 9 दिसंबर तक राज्य के कई हिस्सों में तेज बारिश की संभावना है, जिसके कारण तापमान में गिरावट और ठंड का एहसास होगा। आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से
झारखंड में उमस और गर्मी से लोग परेशान थे, लेकिन अब पश्चिमी विक्षोभ के कारण मौसम में बदलाव होगा। रांची, पश्चिमी और पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट और न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी हो सकती है। ठंड और बारिश का खेल। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से पूरे राज्य में दिन भर आंशिक बादल छाए रहेंगे। खासतौर पर रांची और आसपास के क्षेत्रों में तापमान में 3 से 4 डिग्री की गिरावट देखने को मिल सकती है। हालांकि बारिश की संभावना फिलहाल कम है, लेकिन बादल छाए रहने से ठंड का एहसास होगा। 7 से 9 दिसंबर तक भारी बारिश की आशंका। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ का असर अगले 3 दिनों तक राज्य में बने रहने की संभावना है। इस दौरान रांची और दक्षिणी जिलों में बारिश का दौर जारी रह सकता है, जिससे ठंडक बढ़ेगी और सर्दी का एहसास होगा। सियार ने मचाया आतंक, आधा दर्जन से अधिक लोग घायल। धनबाद जिले के पुटकी और आसपास के इलाकों में सियार ने जमकर आतंक मचाया। सियार के हमले में चिरुडीह और परसिया गांव के आधा दर्जन से अधिक लोग घायल हो गए। हालांकि इस दौरान चिरुडीह बस्ती की 52 वर्षीय शांति देवी ने साहस का परिचय दिया और सियार को पकड़कर शोर मचाया, जिससे ग्रामीण मौके पर पहुंचे और सियार को मार डाला। ग्रामीणों ने शांति देवी की मदद से सियार को पकड़ा। घटना के बाद सभी घायलों को धनबाद के SNMMCH अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उन्हें एंटी रेबीज इंजेक्शन लगाए गए। घायलों में शांति देवी के अलावा चिरुडीह बस्ती के 52 वर्षीय हीरा ओझा, 55 वर्षीय धीरण रजवार, सोनी कुमारी, परसिया बस्ती के सनातन महातो की 60 वर्षीय मां फुलमणि देवी, मुचीराम महातो की 53 वर्षीय पत्नी सावित्री देवी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक गुरुवार सुबह सभी घायल लोग अपने दैनिक कार्यों और खेतीबाड़ी के लिए जंगल और खेतों में गए थे। इसी दौरान एक सियार ने उन पर हमला कर दिया। आपको बता दें कि यह कोई पहला मामला नहीं है। इससे पहले भी लगभग 1 महीने पहले इलाके के गोपीनाथ डीह बाउरी टोला में सियार ने हमला किया था, जिसमें भागीरथ बाउरी 40 वर्ष, विशाल बाउरी 21 वर्ष और कृष्णा बाउरी 13 वर्ष घायल हो गए थे। उस समय भी ग्रामीणों ने सियार को घेर कर मार डाला था। दुमका में प्राइवेट स्कूल के मालिक ने छात्रा के साथ किया 7 महीने तक दुष्कर्म। दुमका में एक प्राइवेट स्कूल के मालिक पर अपनी ही स्कूल में पढ़ने वाली 13 वर्षीय छात्रा के साथ दुष्कर्म करने का आरोप लगा है। छात्रा ने अपनी मां को यह बात बताई, जिसने तुरंत थाने जाकर मामला दर्ज कराया। आरोपी छात्रा के साथ करीब 7 महीने तक दुष्कर्म करता रहा। साथ ही उसे विरोध करने पर जान से मारने की धमकी भी देता था। पुलिस के अनुसार छात्रा की मां ने पिछले साल अपनी बेटी का नाम काठीकुंड के स्कूल में लिखवाया था। मई 2024 में स्कूल बंद हो गया तो संचालक ने छात्रा का नाम किसी दूसरे स्कूल में लिखवा दिया। इसके बाद संचालक ने छात्रा के लिए कमरे का इंतजाम कर दिया। संचालक ने छात्रा के साथ करीब 7 महीने तक दुष्कर्म किया। जब भी छात्रा इसका विरोध करती तो संचालक छात्रा से अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहने को कहता। छात्रा इससे डरकर किसी को भी अपने साथ हो रहे गलत काम के बारे में नहीं बता पाती थी। लेकिन बाद में हिम्मत कर छात्रा ने अपनी मां को यह बात बताई, जिसने तुरंत थाने जाकर मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मां के बयान पर केस दर्ज कर आरोपी संचालक की तलाश शुरू कर दी है। सीयूजे में छात्राओं की सुरक्षा पर सवाल, छेड़छाड़ और यौन उत्पीड़न की घटनाओं से मचा हड़कंप। झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय सीयूजे में छात्राओं की सुरक्षा पर गंभीर सवाल उठ खड़े हुए हैं। हाल ही में हुई 2 गंभीर घटनाओं ने न केवल विश्वविद्यालय परिसर बल्कि आसपास की सुरक्षा व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर दिया है। इन घटनाओं के बाद छात्रों ने प्रदर्शन करते हुए सुरक्षा कड़ी करने की मांग की है। यह घटना प्रशासनिक लापरवाही और समाज में महिला सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंता को उजागर करती है। अब समय आ गया है कि सभी पक्ष मिलकर यह सुनिश्चित करें कि छात्राओं की सुरक्षा प्राथमिकता बने और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो। पहली घटना, छात्रा के साथ छेड़छाड़। 30 अक्टूबर 2024 को रसायन विज्ञान विभाग की दूसरी वर्ष की छात्रा संध्या परिवर्तित नाम ने अश्लील टिप्पणियों और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई। घटना
शाम 5 बजे हुई, जब 2 बाइक सवार 4 युवकों ने अश्लील बातें की और एक युवक ने शारीरिक छेड़छाड़ की। संध्या ने कहा कि यह केवल मेरी समस्या नहीं है, कई अन्य छात्राएं भी ऐसी घटनाओं का सामना कर रही हैं। दूसरी घटना, बलात्कार के प्रयास का आरोप। बीएड इंटीग्रेटेड की छात्रा हर्षिता ने आरोप लगाया कि 4 अज्ञात युवकों ने उनका पीछा किया, यौन उत्पीड़न की कोशिश की और घटना को रिकॉर्ड करने का प्रयास किया। हर्षिता ने कहा कि यह घटना साबित करती है कि हम न केवल परिसर के बाहर बल्कि अंदर भी सुरक्षित नहीं हैं। छात्राओं की मांग: 1. कड़ी सुरक्षा व्यवस्था, परिसर और उसके आसपास सख्त सुरक्षा लागू की जाए। 2. सीसीटीवी कैमरे, पूरे परिसर में निगरानी के लिए कैमरे लगाए जाएं। 3. मानसिक स्वास्थ्य सहायता, पीड़िताओं को काउंसलिंग और कानूनी सहायता दी जाए। 4. दोषियों पर कार्रवाई, अपराधियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर सजा दी जाए। प्रशासन का आश्वासन: विश्वविद्यालय प्रशासन ने मामले की जांच के लिए एक समिति गठित की है और पुलिस को सूचित किया है। साथ ही परिसर में सुरक्षा बढ़ाने और सीसीटीवी कैमरे लगाने का आश्वासन दिया गया है। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल की जमानत याचिका पर शनिवार को होगी सुनवाई। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जेल में बंद निलंबित आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल ने नए कानून के तहत कस्टडी पर रिहाई की मांग की है। उनके वकील ने इस मामले में आंशिक बहस की और कहा कि नए कानून के तहत यदि कोई आरोपी लंबे समय से जेल में है और उसकी न्यायिक हिरासत की अवधि उस अपराध के लिए दी जाने वाली अधिकतम सजा की 1/3 से अधिक हो गई है तो उसे जमानत दी जा सकती है। यह मामला रांची की विशेष PMLA प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट कोर्ट में चल रहा है, जहां पूजा सिंघल की रिहाई को लेकर सुनवाई जारी है। शुक्रवार को अदालत ने बिरसा मुंडा केंद्रीय कारागार के अधीक्षक से पूजा सिंघल की जेल में बिताई अवधि और उनके न्यायिक हिरासत की जानकारी मांगी थी। जेल प्रशासन ने अदालत को सूचित किया कि पूजा सिंघल पिछले 28 महीनों से जेल में बंद हैं। पूजा सिंघल के वकील का कहना है कि नए कानून के तहत उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि को ध्यान में रखते हुए उन्हें जमानत दी जानी चाहिए। इस पर ईडी की तरफ से बहस की जाएगी और शनिवार को इस मामले पर अदालत फैसला सुनाएगी। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा आदेश, विश्वविद्यालयों में खाली पदों को 4 महीने में भरा जाए। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के विश्वविद्यालयों में खाली पड़े प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर और असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों को 4 महीने के भीतर भरने का आदेश दिया है। जस्टिस डॉक्टर SN पाठक की अदालत ने यह आदेश अनुबंध पर काम कर रहे शिक्षकों को हटाने के मामले की सुनवाई के दौरान दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार, झारखंड लोक सेवा आयोग JPSSC और सभी विश्वविद्यालयों को निर्देश दिया कि वे इस संबंध में तत्काल कदम उठाएं। अदालत ने उच्च शिक्षा सचिव, उच्च शिक्षा निदेशक और JPSSC को नियुक्ति प्रक्रिया में आ रही रुकावटें 2 महीने के भीतर दूर करने का आदेश दिया है। इसके बाद अगले 2 महीने में JPSSC और राज्य सरकार को विश्वविद्यालयों से प्राप्त रिक्त पदों के आधार पर विज्ञापन निकालकर नियुक्ति प्रक्रिया को पूरा करने के लिए कहा गया है। संविदा नियुक्तियों पर नाराजगी। सुनवाई के दौरान अदालत ने विश्वविद्यालयों में संविदा पर नियुक्ति को लेकर नाराजगी जताई। कोर्ट ने कहा कि संविदा आधारित नियुक्ति से बैकडोर एंट्री को बढ़ावा मिलता है और इससे शिक्षा की गुणवत्ता पर नकारात्मक असर पड़ता है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि विश्वविद्यालयों में स्थायी नियुक्तियों के बिना उच्च शिक्षा का स्तर बेहतर नहीं हो सकता। याचिकाकर्ताओं का पक्ष। यह मामला सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 5 अनुबंधित शिक्षकों की याचिका से जुड़ा था। याचिकाकर्ताओं का आरोप था कि उन्हें बिना किसी ठोस कारण के हटा दिया गया, जबकि अन्य अनुबंधित शिक्षकों को नियुक्त किया गया। विश्वविद्यालय का तर्क था कि स्थायी नियुक्तियों की प्रक्रिया शुरू की जा रही है, इसलिए इनकी सेवाएं समाप्त की गईं। याचिकाकर्ताओं ने इसे भेदभावपूर्ण निर्णय बताया। अदालत ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए साफ किया कि स्थायी नियुक्ति में कोई देरी नहीं होनी चाहिए और विश्वविद्यालयों में नियुक्ति प्रक्रिया को जल्द पूरा किया जाए। टेंडर कमीशन घोटाला। निलंबित चीफ इंजीनियर के सहयोगियों की मुश्किलें बढ़ीं, डिस्चार्ज पिटीशन खारिज। टेंडर कमीशन घोटाले के मामले में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के सहयोगी राम प्रकाश भाटिया
और नीरज मित्तल की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पीएमएलए प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष अदालत ने दोनों आरोपियों द्वारा दाखिल की गई डिस्चार्ज पिटीशन को खारिज कर दिया है। अदालत ने आरोपियों पर आरोप गठित करने के निर्णय को बरकरार रखा है। बता दें कि इस मामले में ईडी की पहली बड़ी कार्रवाई 21 फरवरी 2023 को हुई थी, जब निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम के रांची, जमशेदपुर, पटना और दिल्ली समेत कई ठिकानों पर छापेमारी की गई थी। इस छापेमारी के दौरान वीरेंद्र राम को गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद ईडी ने 6 और 7 मई 2024 को कई इंजीनियरों, ठेकेदारों और पूर्व मंत्री आलमगीर आलम के ओएसडी ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी संजीव लाल के ठिकानों पर भी छापेमारी की। छापेमारी में संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के ठिकाने से 32 करोड़ 20 लाख रुपए का कैश बरामद हुआ था। इसके बाद ईडी ने आलमगीर आलम से 2 दिन की पूछताछ की और 15 मई को उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। सीएम हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने डॉक्टर अंबेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित कर किया याद। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और राज्यपाल संतोष गंगवार ने भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पुण्यतिथि के मौके पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। दोनों नेताओं ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट कर बाबा साहेब को नमन किया। सीएम हेमंत सोरेन ने अपने पोस्ट में लिखा, देश को संविधान रूपी ग्रंथ देने वाले महान नेता भारत रत्न बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर शत शत नमन। जय भीम। उन्होंने बाबा साहेब के योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके विचारों और संघर्ष को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। वहीं राज्यपाल संतोष गंगवार ने भी अपने सोशल मीडिया हैंडल पर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए लिखा, महान समाज सुधारक, संविधान शिल्पी भारत रत्न बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस पर विनम्र श्रद्धांजलि। राज्यपाल ने उनके कार्यों और योगदान को याद करते हुए उन्हें श्रद्धांजलि दी। लोहरदगा में 5 नई एम्बुलेंस का आगाज, मरीजों को मिलेगी बेहतर मेडिकल सुविधा। प्रशासन ने लोहरदगा के स्वास्थ्य विभाग को बड़ी सौगात दी। जिले को 5 अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस प्रदान की गई है, जिनमें फर्स्ट एड की सुविधा के साथ मरीजों को जीवन रक्षक चिकित्सा मिल सकेगी। शुक्रवार को प्रशासन की टीम ने लोहरदगा अस्पताल पहुंचकर इन एम्बुलेंस का निरीक्षण किया। इस अवसर पर डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत, अपर समाहर्ता जितेंद्र मुंडा और अनुमंडल पदाधिकारी अमित कुमार सहित अन्य अधिकारी मौजूद थे। एम्बुलेंस में अत्याधुनिक सुविधाएं। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने एम्बुलेंस में उपलब्ध मेडिकल सुविधाओं, अत्याधुनिक मशीनों की कार्यप्रणाली और स्ट्रेचर जैसी अन्य सुविधाओं की जांच की। इसके अलावा एम्बुलेंस के कर्मचारियों से भी बातचीत की गई और उन्हें एम्बुलेंस को संचालित करने की विधि और मशीनों के सही इस्तेमाल के बारे में जानकारी दी गई। ट्रेनिंग का आयोजन होगा। डीडीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने इस उपलब्धि को लोहरदगा के लिए बड़ी बात बताते हुए कहा कि इन एम्बुलेंस के जरिए स्वास्थ्य सेवा को एक नई दिशा मिलेगी। उन्होंने बताया कि एम्बुलेंस के ड्राइवर, तकनीशियन और मेडिकल स्टाफ को विशेष प्रशिक्षण दिया जाएगा ताकि वे आपातकालीन स्थिति में मरीजों की मदद कर सकें। इस प्रशिक्षण में मशीनों का सही उपयोग और प्राथमिक चिकित्सा की जानकारी भी दी जाएगी। डीडीसी ने यह भी कहा कि प्रशासन लगातार जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए प्रयासरत है। इसी कड़ी में 5 नई एम्बुलेंस स्वास्थ्य विभाग को दी गई हैं। सभी एम्बुलेंस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस हैं और मरीजों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने के लिए विभिन्न सुविधाओं से सुसज्जित हैं। पुलिस ने टीएसपीसी के खतरनाक कमांडर को पकड़ा, कई नक्सली हमलों में था शामिल। पलामू पुलिस ने प्रतिबंधित नक्सली संगठन तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति कमेटी टीएसपीसी के शीर्ष कमांडर में से एक जितेंद्र कुमार सिंह उर्फ मंत्री उर्फ अभियंता को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने उसे बाराखाड़ इलाके में छिपे होने की सूचना के बाद विशेष छापेमारी अभियान चलाकर पकड़ा। जितेंद्र कुमार सिंह, जो पलामू जिले के नौडीहा बाजार थाना क्षेत्र के सलैया गांव का निवासी है, पर कई गंभीर आपराधिक मामलों का आरोप है, जिनमें पुलिस पर हमले भी शामिल हैं। एसीपी राकेश कुमार सिंह के अनुसार जितेंद्र ने पलामू क्षेत्र में कई बड़े नक्सली हमलों में सक्रिय रूप से भाग लिया है।
जिसमें अक्टूबर में नौडीहा बाजार इलाके में पुलिस और नक्सलियों के बीच हुई मुठभेड़ भी शामिल है। सूत्रों के मुताबिक शुरुआत में जितेंद्र नक्सलियों को सामग्री उपलब्ध कराता था, लेकिन बाद में वह टीएसपीसी के सबजोनल कमांडर नगीना के दस्ते में शामिल हो गया और कई अपराधों में संलिप्त रहा। पुलिस अब उसकी आपराधिक गतिविधियों की गहरी जांच कर रही है। पलामू पुलिस को सूचना मिली थी कि जितेंद्र बाराखाड़ इलाके में छिपा हुआ है, जिसके बाद थाना प्रभारी अमित कुमार द्विवेदी के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई। इस टीम ने सटीक कार्रवाई करते हुए उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अब उसकी हिरासत में पूछताछ कर रही है और उससे जुड़े अन्य अपराधों की जानकारी प्राप्त करने का प्रयास कर रही है। पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का किया भंडाफोड़, 2 गिरफ्तार। जामताड़ा जिले में लगातार हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं से लोग परेशान थे, लेकिन अब पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। सदर थाना पुलिस ने मोहरा गांव से 2 मोटरसाइकिल चोरों को गिरफ्तार किया, जो चोरी की 2 मोटरसाइकिल के साथ पकड़े गए। इस सफलता के बाद पुलिस ने मोटरसाइकिल चोर गिरोह का खुलासा करते हुए बताया कि गिरोह में और भी सदस्य शामिल हैं, जिनकी तलाश के लिए छापेमारी की जा रही है। मोटरसाइकिल चोर गिरोह का भंडाफोड़। सदर थाना प्रभारी सह इंस्पेक्टर राजेश कुमार मंडल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि शहर में हो रही मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं का लगातार पुलिस द्वारा पीछा किया जा रहा था। पुलिस को गुप्त सूचना मिली, जिसके बाद छापेमारी की गई। इस दौरान पुलिस ने एक चोरी की मोटरसाइकिल के साथ 2 चोरों को पकड़ लिया। पूछताछ के बाद एक और चोरी की मोटरसाइकिल फतेहपुर थाना क्षेत्र से बरामद की गई। पुलिस ने बताया कि चोरी के अन्य मामलों में भी इन दोनों चोरों का हाथ है और गिरोह के अन्य सदस्य फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की जा रही है। चेक बाउंस मामले में गिरफ्तारी। इसके अलावा इंस्पेक्टर ने 2021 में हुए एक और मामले का खुलासा किया, जिसमें नगर के एक मॉल में एसी लगाने का काम करने वाले धीरेन महाराणा ने अनिकेत सिंह से एसी लगवाने का काम कराया था, लेकिन बाद में धीरेन ने अनिकेत सिंह को नगद पैसे के बजाय चेक दिया। जब अनिकेत ने चेक को बैंक में जमा किया तो चेक बाउंस हो गया, क्योंकि धीरेन के खाते में पैसा नहीं था। इसके बाद अनिकेत सिंह ने नगर थाना में मामला दर्ज कराया और पुलिस ने कई जगहों पर छापेमारी के बाद धीरेन महाराणा को उड़ीसा के कटक से गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि इन दोनों मामलों में सभी 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। पुलिस ने बताया कि मोटरसाइकिल चोर गिरोह के अन्य सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और बहुत जल्द सभी आरोपियों को पकड़ा जाएगा। 14 और 15 दिसंबर को रांची विश्वविद्यालय में होगा आदिवासी युवा महोत्सव 2024। शिल्पी नेहा तिर्की बनी ब्रांड एम्बेसडर। इस महोत्सव की ब्रांड एम्बेसडर मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की होंगी। इसके साथ ही आयोजन समिति ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन को मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है। यह महोत्सव रांची विश्वविद्यालय के दीक्षांत मंडप में आयोजित होगा। आदिवासी युवाओं के लिए एक बड़ा मंच। आदिवासी युवा महोत्सव का उद्देश्य आदिवासी युवाओं में अपनी भाषा, संस्कृति, जीवन शैली और प्रकृति प्रेम के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। इस मंच पर आदिवासी और आधुनिक कलाओं और कलाकारों को एक साथ प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। महोत्सव में 33 आदिवासी समुदाय भाग लेंगे, जो अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर का प्रदर्शन करेंगे। इस महोत्सव में पारंपरिक नृत्य, गीत, भोजन, रॉक बैंड शो, फैशन शो, सामाजिक मुद्दों पर आधारित नाटक, आदिवासी उद्यमियों का मेला, पैनल चर्चा, नेतृत्व विकास कार्यक्रम और करियर परामर्श जैसी कई गतिविधियां शामिल होंगी। यह महोत्सव आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने और नए कलाकारों को एक मंच प्रदान करने का महत्वपूर्ण अवसर होगा। इस आयोजन का नेतृत्व युवा समाज सेवी बिपिन टोप्पो और कार्यकारी अध्यक्ष शशि पन्ना कर रहे हैं। आयोजन की तैयारी पूरी जोरों पर है और आदिवासी युवाओं के लिए यह एक बड़ा अवसर साबित होने की उम्मीद है। रांची के रास्ते हो रही है गांजा की तस्करी। एसएसपी की सूझबूझ से पकड़ा गया गांजा का खेप। ओरमांझी इलाके में बीते देर रात पुलिस ने ट्रक से गांजा सप्लाई करने वाले चालक और उपचालक को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। रांची एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा की सूझबूझ के कारण गांजा तस्करों के हाथ लगने से पूर्व पकड़ा गया। सिल्ली डीएसपी अनुज उरांव के नेतृत्व में गठित टीम ने गांजा तस्करों को पकड़ा है।
गिरफ्तार आरोपियों में धर्मवीर सिंह और राजेंद्र सिंह शामिल हैं। इन लोगों के पास से पुलिस ने कुल 16 प्लास्टिक में 406 किलो 79 ग्राम गांजा पकड़ा है। उक्त मामले की पुष्टि करते हुए एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने कहा कि गांजा तस्कर दूसरे राज्य या जिला में सप्लाई करने के लिए रांची को सुरक्षित रास्ता बना लिया है। अब रांची पुलिस की पैनी नजर ऐसे तस्करों पर है जो इन काले करतूत में शामिल है। रामगढ़ में करना था जब्त गांजा का सप्लाई। एसएसपी ने कहा कि गिरफ्तार गांजा तस्करों ने कहा कि संबलपुर से गांजा की खेप को उठाया था। पूरी खेप को रामगढ़ जिला में सप्लाई करना था, लेकिन इससे पूर्व गुप्त सूचना पर पुलिस टीम ने कार्रवाई कर आरोपियों को पकड़ लिया। हेमंत सोरेन से नगर आयुक्त और अन्य अधिकारियों ने की शिष्टाचार मुलाकात। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शुक्रवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय में एक शिष्टाचार भेंट का आयोजन किया गया। इस मुलाकात में नगर आयुक्त सह प्रशासक रांची नगर निगम संदीप सिंह, उपायुक्त देवघर विशाल सागर, आईजी दुमका क्रांति कुमार गढ़देशी, डीआईजी सीआईडी संध्या रानी मेहता और एसपी सीआईडी अनुरंजन किस्पोट्टा शामिल हुए। बैठक में इन अधिकारियों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से राज्य की कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से उनके क्षेत्रों में किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली और राज्य के विकास के लिए लगातार प्रयास जारी रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया। इस मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने सभी अधिकारियों से विभिन्न प्रशासनिक और सुरक्षा मामलों पर चर्चा की और राज्य में शांति व सुरक्षा बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने की बात कही। अधिकारियों ने मुख्यमंत्री से राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में चल रहे विकास कार्यों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सुझाव दिए और उनका समर्थन प्राप्त किया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से मिलने के बाद उनका आभार व्यक्त किया और उन्हें आगे भी इसी प्रकार कार्य करने के लिए प्रेरित किया। संजय यादव छोटे भाई जैसे, उनके मंत्री बनने से नाराजगी नहीं, दोनों मिलकर काम करेंगे। सुरेश पासवान। देवघर के राजद विधायक सुरेश पासवान का नाम अंतिम समय में मंत्रिमंडल से कट गया था। इससे देवघर जिला राजद के नेता कार्यकर्ता नाराज हैं और राजद आलाकमान के निर्णय का विरोध कर रहे हैं। मंत्री नहीं बनाए जाने के मुद्दे पर शुक्रवार को देवघर विधायक सुरेश पासवान ने जटाही स्थित अपने आवास पर पत्रकारों से खुलकर बात की। सुरेश पासवान ने कहा कि मंत्री बनना नहीं बनना, इस पर लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव का आदेश चलता है। राजद से 4 विधायक जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और मंत्री किसी एक को बनना था। मुझे विधायक दल का नेता बनाया गया है। जनता की मांग थी कि मुझे मंत्री बनाया जाए। ये बात भी हुई थी, लेकिन अंतिम निर्णय तो आलाकमान करती है। संजय प्रसाद यादव राजद के वरिष्ठ नेता हैं। हम लोग एक साथ मिलजुल कर काम करेंगे। संजय यादव के मंत्री बनने से हमको कोई ऐतराज नहीं है। हम लोग दल में हैं और मजबूती के साथ दोनों भाई मिलकर काम करेंगे। सुरेश पासवान मंत्री नहीं बना, लेकिन मेरा नाम तो पहले से ही मंत्री में है। लोग मुझे अभी भी मंत्री जी ही कहते हैं। अगर मंत्री भी बनते तो भी लोग मुझे मंत्री जी ही कहते। इसलिए कोई टीका टिप्पणी और छींटाकशी की बात नहीं है। संजय यादव छोटे भाई हैं और पार्टी का जो निर्णय है उसके अनुसार हम लोग मिलकर काम करेंगे। देवघर विधानसभा में किसी तरह काम नहीं रुकेगा। शपथ ग्रहण समारोह में सीएम और मंत्री से बात हुई है। विकास में कोई कटौती नहीं होगी। बोर्ड निगम का कोई लोभ लालच नहीं है। मेरे मंत्री नहीं बनने से स्थानीय लोग दुखी है और दल के निर्णय का विरोध कर रहे हैं, लेकिन वैसी कोई बात नहीं है। जनता को बता दिया गया है कि देवघर के विकास कोई कमी नहीं होगी। मैं विधायक रहते हुए मंत्री जैसा काम करके देवघर विधानसभा के लोगों को दिखाऊंगा। जहां तक बोर्ड निगम की जिम्मेदारी की बात है तो यह सीएम हेमंत सोरेन और लालू तेजस्वी पर निर्भर करता है। उसके लिए कोई लोभ और लालच नहीं है। जिस तरह देवघर की जनता ने अपार वोट देकर मुझे विजयी बनाया है, उसी तरह देवघर का विकास करूंगा। मिट्टी और किसान दोनों भगवान की तरह पूजा जाना चाहिए। अरविंद मुर्मू। जामताड़ा जवाहर नवोदय विद्यालय तांबाजोर जामताड़ा में मृदा स्वास्थ्य दिवस पर किसान मित्रों को सम्मान देने हेतु कार्यक्रम आयोजित किया गया। सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अरविंद मुर्मू प्रमुख तांबाजोर उपस्थित हुए। जिला कृषि पदाधिकारी लव कुमार, कृषि निरीक्षक
एवं अन्य की उपस्थिति में छात्र छात्राओं ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। प्राचार्य डायरेक्टर प्रीति श्रीवास्तव ने 25 किसानों एवं अतिथियों को अंगवस्त्र प्रदान कर उनका सम्मान किया। प्राचार्य ने बताया कि नवोदय विद्यालय समिति मुख्यालय द्वारा मृदा जांच से संबंधित दिए गए कार्य हेतु उन्होंने स्नातकोत्तर शिक्षक रसायन विज्ञान योगेश महावर एवं विज्ञान शिक्षक मोहम्मद जफीर आलम को प्रभार दिया था। दोनों शिक्षकों ने बहुत सुनियोजित तरीके से छात्र छात्राओं द्वारा 50 किसान मित्रों से मृदा लेकर जांच की एवं उनके पोषक तत्व की जानकारी प्राप्त कर मृदा स्वास्थ्य कार्ड निकाला। प्रमुख अरविंद मुर्मू ने मिट्टी की महत्ता पर प्रकाश डाला एवं बच्चों को उत्प्रेरित किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने क्विज कराकर छात्रों को उत्साहित किया। प्राचार्य ने कहा, बिना मिट्टी जीवन की कल्पना भी नहीं किया जा सकता। किसान और मिट्टी को भगवान के रूप में आदर दिया जाना चाहिए। ये हम सबके अन्नदाता हैं। विद्यार्थियों को विज्ञान की मदद से मृदा की जांच करना आना चाहिए ताकि वे अपना सहयोग प्रदान कर किसान मित्रों को खेती के लिए समुन्नत बनाने में अपना योगदान दे सकें। कार्यक्रम का संचालन शिक्षिका सभिता कुमारी ने किया। वरीय शिक्षक जितेंद्र पांडेय ने धन्यवाद ज्ञापन किया। कार्यक्रम में जवाहर नवोदय विद्यालय तांबाजोर के अन्य शिक्षक एवं सभी कर्मी उपस्थित थे। लाल सलाम से संबोधन और रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से मांग डाला 50 लाख की रंगदारी। देश की रक्षा करने वाले विभाग के मंत्री से अब लाल सलाम के नाम पर रंगदारी की मांग हुई है। यह मांग रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ से हुई है। संजय सेठ से 50 लाख रुपये की मांग हुई है। इस घटना के बाद से झारखंड पुलिस महकमे में भूचाल सी मच गई है। संजय सेठ को टेक्स्ट मैसेज भेजकर रंगदारी की डिमांड हुई है, जिसके बाद उन्होंने इस मामले की शिकायत दिल्ली पुलिस से की है। धमकी भरा मैसेज आने के बाद से संजय सेठ भी सकते में हैं। उन्होंने इस मामले में झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता से भी बातचीत कर पूरे मामले की जानकारी दी है। दिल्ली के डीसीपी को भी रक्षा राज्य मंत्री ने दी जानकारी। शुक्रवार देर शाम धमकी भरा संदेश मिलने के बाद संजय सेठ ने मामले की जानकारी दिल्ली के डीसीपी को भी दी, जिसके बाद दिल्ली डीसीपी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। संजय सेठ को भेजे गए मैसेज में 50 लाख की मांग की गई है। वहीं पैसा नहीं मिलने पर जान से मारने की धमकी दी गई है। जांच के क्रम में पता चला है कि जिस नंबर से धमकी मांगी गई है वह कांके के होचर का है। मैसेज भेजने वाले ने लाल सलाम से संबोधन किया है। हालांकि इस मामले में अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच कर रही है।